यहाँ हम लोग क्लास 10th के वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इससे पहले बहुत सारे वीडियो में रियल नंबर के बारे में थोड़े थोड़े जानकारी देखे। यहाँ हम लोग सबके बारे में एक बार फिर से समझेंगे। तो वास्तविक संख्या में हम लोग ने देखा कि वास्तविक संख्या में क्लास 10th में दो प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया है। वो गुण कौन सा है? एक गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहाँ पे एप्लीकेशन है, कहाँ उसका अनुप्रयोग किया गया है, और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कहाँ पे अनुप्रयोग किया गया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो एप्लीकेशन है वो दो धनात्मक पूर्णांकों को HCF या GCD निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने में प्रयोग किया जाता है। और इसका अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का जो एप्लीकेशन है वो अपरिमेय संख्याओं को साबित करने और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार निकालने की, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार शांत और अशांत, यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में बताया गया है। तो हम लोग ये जान ले कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या आते हैं। सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर और पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर और अपरिमेय संख्या। तो हम लोग सारे के एक बार डिफिनीशन को भी देख लें। तो क्या होता है सम संख्या? हम लोग जानते हैं कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण में 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य यौगिक संख्या कहते हैं। उदाहरण 8, 12, 15, 18 इत्यादि। तो हम लोग देखें कि 8 जो है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। अभाज्य संख्या, रूट संख्या, प्राइम नंबर, वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं से विभाजित हो जाए उसे अभाज्य रूट संख्या कहते हैं। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कि परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत ये सब बताने का एक ही मकसद था कि हम लोग के जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से भी एक ऑब्जेक्टिव्स बन सकता है कि प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। तो हम लोग बता सकते हैं कि प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय संख्या के ही अंतर्गत ये भी संख्या आते हैं। तो गिनती की सभी संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरली वे में जब भी हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं तो हम लोग 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। तो गिनती की सभी संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की। पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि गिनती की संख्या में अगर हम लोग 0 को शामिल कर दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसे W से सूचित किया जाता है। उदाहरण W = 0 से लेकर के अनंत तक, मतलब गिनती की संख्या में हम लोग 0 को शामिल कर दिए तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या हो गया इंटीजर्स नंबर।
पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाए तो ऐसे संग्रह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसे z से सूचित किया जाता है। उदाहरण z इक्वल टू हो गया -2, -1, 0, 1, 2 इत्यादि। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 0 जब भी हम लोग अपने स्थान पे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वह मूल बिंदु पे हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु पे जब हम लोग मूल बिंदु से जब भी पीछे जाते हैं तो हम लोग जानते हैं निगेटिव में जाते हैं और आगे जाते हैं तो पॉजिटिव में जाते हैं। तो यही सब चीज़, इसी सब संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम लोग पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो ये इसमें से एक भी चीज़ करके पूछा जाए कि वो परमेय संख्या है, चाहे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो हम लोग सभी में बोलेंगे कि वो एक परमेय संख्या है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 0 एक परमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि 0 एक परमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या के परिभाषा में बस ये बताया गया है कि हर हमारा कभी भी शून्य नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोग इसे 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा पूर्ण संख्या जो मतलब कि शून्य भी एक परमेय संख्या है। आगे हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन के बारे में। इससे पहले हम लोग ये जान लें कि वास्तविक संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं। तो थोड़ा परमेय और अपरमेय संख्या के भी परिभाषा को देख ले। तो वैसी संख्या जिसे p और q के रूप में लिखा जाता है, p/q, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। अंश और हर के रूप में लिखा जाता है और हर कभी भी शून्य नहीं होता है। अंश और हर के रूप में लिखा जाता है और हर कभी भी शून्य नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। तो इसे हम लोग p/q, r/s, s/t कुछ भी लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू 0। तो उदाहरण में 2/3, -3/4 इत्यादि। वैसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे हम लोग p और q अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सके और p और q पूर्णांक है ऐसे, एवं q नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण √3, √5 इत्यादि। परमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत टर्मिनेटिंग या अशांत आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग होता है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण 123/125 0.984 शांत है। 11/3 3.666 3.6 पे रेकरिंग, मतलब कि 6 जो है वो मोर टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये अशांत आवृत्ति का है। 1/7 0.148287 ये रिपीटिंग हो रहा है, मतलब ये अशांत आवृत्ति का है। तो ये सब सारा परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो दशमलव प्रसार के ही रूप में हम लोग इसके परिभाषा को बता सकते हैं कि परमेय संख्या वो होगा जिसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवृत्ति का हो। अपरमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण √2 1.41422135 और √3 1.73200508। तो ये हमारा क्या हो गया? अपरमेय संख्या। तो ये हमारा समझ गए कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या के जो दो महत्वपूर्ण गुण के बारे में, तो एक जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग एक एक टर्म को पहले समझ ले क्या होता है। क्या यूक्लिड से ही नाम लग रहा है कि नाम है, ये गणितज्ञ का नाम है जिसे हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। विभाजन भाग के नियम पे आधारित है। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
अगर हम लोग 2 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 6 और रिमाइंडर हम लोग को 1 प्राप्त होता है। तो 7 क्या हो गया, मेरा भाज्य हो गया, डिविडेंड हो गया, 2 हमारा भाजक डिवाइजर हो गया, 3 हमारा भागफल क्वोशिएंट हो गया और शेषफल रिमाइंडर हम लोग को 1 प्राप्त हुआ। एल्गोरिदम क्या होता है? एक विशेष प्रकार की समस्या को हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर को ही हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। लेमा या प्रमेयिका। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिनकी सहायता से हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यूक्लिड का भाग लेमा, विभाजन प्रमेयिका या भाग एल्गोरिथम क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं जो क्या करे, इसे संतुष्ट करे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं a और b तो हम लोग को q और r प्राप्त होता है। a और b धनात्मक पूर्णांक लेने पे q और r प्राप्त होता है। यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन b, इसे संतुष्ट किया जाता है। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड का भाग लेमा, विभाजन प्रमेयिका या भाग एल्गोरिथम। इसी के आधार पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। तो भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में q इक्वल टू 0 तब होगा जब, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं यहाँ a, b, q और r। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग को बताया गया q इक्वल टू 0, 0 कब होगा ये? तो जब हम लोग 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को जब हम लोग 2 से भाग देते हैं तो ये नहीं लगता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 0 देते हैं। ठीक है, तो 0 देने के बाद हम लोग इसको अब क्या कर सकते हैं, 7 2 जा 14, तो हम लोग को 0 दशमलव समथिंग आया। तो यहाँ पे यही बोला गया था कि q इक्वल टू 0 कब होगा? तो ये हमारा b हो गया, ये हमारा a। तो b और a यहाँ देख रहे हैं कि जब b ग्रेटर होगा तभी हमारा q इक्वल टू 0 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर c है वो करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में r इक्वल टू 0 तब होगा जब, r इक्वल टू 0 कब होगा? तो a इक्वल टू 0, a b को विभाजित करे, b a को विभाजित करे, b इक्वल टू 0 कब होगा? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं a, b, q और r, r इक्वल टू 0 कब होगा? तो अगर हम लोग 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, मतलब क्या कि 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आ रहा है, मतलब b a को विभाजित कर रही है, b a को विभाजित कर रही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी कर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो अनुप्रयोग है HCF को सॉल्व करने में, तो हम लोग देखते हैं कि इसके HCF को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 135 और 225 जो HCF लिए हैं, तो यूक्लिड विभाजन का जो लेमा दिया गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। तो एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसीड्यूर दिया गया है जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि 225 जो हमारा ग्रेटर होता है वो लेते हैं। तो हम लोग एक भाग विधि से यहाँ पे 900 निकाले हैं और इससे क्या होगा, हम लोग को a, b, q, r को जानने में हम लोग को सुविधा होगी। तो जब हम लोग 225, ठीक है, 225 जब हमारा आता है तो हमारा यहाँ पे ये a हो गया, 135 हमारा b हो गया, q हमारा 1 हो गया और r हमारा 90 हो गया। ठीक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगेन हम लोग जब हम लोग को 135 a हो गया और b हो गया 90, q हो गया 1 और r हो गया
45। ठीक है, तो फिर देख रहे हैं कि हमारा 45 90 जब हम लोग का ए हो गया तो हमारा बी 45 हो गया, क्यू 2 हो गया और आर क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब तक हम लोग का शेषफल शून्य न हो जाए, रिमाइंडर हम लोग का शून्य ना आ जाए, तो उसका जो डिवाइजर होगा, भाजक होगा, वही हम लोग का HCF होगा। तो अतः हमारी प्रक्रिया खत्म हुई क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। अतः 135 और 225 का जो HCF है वो 45 होगा। इसी के बेस पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं कि A बराबर BQ प्लस R का जो मौसो है वो AB किसके बराबर होगा। तो मौसो AB जो है वो मौसो BR के इक्वल होगा। मौसो AB जो है वो मौसो BR के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मौसो AB का जो है वो मौसो BR के इक्वल होता है। तो हम लोग का जो मौसो है 125 का 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5, ये है A, ये है B, ये है Q और ये है R। तो यहाँ पे AB हो गया 125 और 15, तो BR हो गया 15 और 5, इसके इक्वल होगा। तो 125 और 15 का जो मौसो है वो 15 और 5 के मौसो के इक्वल होगा। तो हम लोग एक बार इसको क्या कर सके हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इक्वल है। तो 15 और 125 का जो मौसो निकालते हैं तो 15 8 120, 5 और 5 तिया 15, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे मौसो, और फिर क्या आ गया 5 तिया 15। ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हो गया। तो ये हो गया AB जो है वो BR के इक्वल हो गया। तो यह हमारा क्या हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, मौसो AB जो है मौसो BR के इक्वल होगा 125। तो यहाँ पे AB 125 और 15 जो है वो 15 5 के इक्वल हो जाएगा BR। यहाँ पे जो दिया है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मौसो गुने लौसो जो होता है वो संख्याओं का गुणनफल। तो मौसो जो है 392 और 3216 का 8 दिया हुआ है, और लौसो इसके किसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे सेम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा जो मौसो गुने लौसो, मौसो गुने लौसो बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो मौसो क्या हो गया हमारा निकला है कितना 8, लौसो निकालना है, संख्याओं का गुणनफल संख्या दिया है 392 और 3216, तो लौसो हो गया हमारा 392 गुन्ने 3216 बट्टे 8, ये हमारा 49 से कट जाता है। तो 49 गुन्ने 3216 बराबर 15 75 84। तो हमारा क्या हो गया ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। यदि मौसो 392 और 3216 का 8 हो और लौसो 392 के किसके बराबर होगा, तो ये हो गया। यदि दो संख्याओं का मौसो 25 और लौसो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मौसो गुने लौसो बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो मौसो दिया है हम लोग को 25 और लौसो दिया है 50, तो हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1250, 25 पंचे 125। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो यह हो गया पहला ऑप्शन, यह 2q प्लस 1 के रूप का होता है, यह 2q के रूप का होता है, यह 3q के रूप का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यह 2q के रूप का होता है। तो 2q के रूप का कैसे होता है ये देख लेते हैं हम लोग। समपूर्णांक जो है वो 2q के रूप के होता है। तो हम लोग पुट कर लेते हैं कि कोई इसके जगह कोई 2 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग कोई भी नंबर ले रहे हैं तो वो 2 के ही मल्टीपल में आ रहा है। तो 2 के मल्टीपल में आना मतलब कि वो सम संख्या को इंडिकेट कर रहा है।
ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में यह 2q के रूप का होता है। अब दिया गया है यहाँ पे कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो 3 का अधिकतम घातांक निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 3225 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 3825 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले देख रहे हैं ये 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 साथ 3 पंचे 15, 5 अट्ठे 40 और 5 पंचे 25, 5 17 पंचे 85। तो ये हमारा हो गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो हम लोग को क्या कहा गया है कि 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो 3 का अधिकतम घातांक हो गया 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, 17 मतलब 2। 3 का अधिकतम घातांक कितना हो गया, 2। तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए करेक्ट। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, 625 का हम लोग क्या करेंगे, घातांक निकालेंगे। तो 5 से हो गया 125, 5 से 25 और 5 पंचे 25। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 4। तो 5 का अधिकतम घातांक क्या हो गया, 4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य में हम लोग जानते हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्या। तो 15, 23, 12, 75 में हम लोग जानते हैं कि ये जो 23 है ये एक और अपने से ही कटता है। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेस पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स था, उसको हम लोग कवर किए हैं, देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस बेस पे है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे और दूसरे नियम के भी बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।